जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में तुमको मिलेगा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कक्षा 10 वालों के लिए है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इनको तैयार जरूर कर लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी हुई है उसका नियम यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या तुम बता सकते हो? तो कमेंट करके जरूर बताओ। चलिए देखते हैं, लिखा करो ताकि आपको याद हो। ठीक है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, लेकिन बाद में परमाणु क्रमांक पर आधारित हो गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे तत्वों। यहाँ पर चलिए हम नीला पेन ले लेते हैं, तो हमारा नीला पेन मिल नहीं रहा। हाँ, तो मिल गया है। तो तत्वों के, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, समझ लो थोड़ा सा, रासायनिक गुणधर्म। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? जो तत्व हैं अगर उनको हम एक परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको अगर आवर्त सारणी बनाएं तो उनके गुणधर्म मैच करते हैं। ये यहाँ पर बोला गया, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके क्या है? भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती समझ रहे हो? आवर्ती फलन बताते हैं अभी, फलन होते हैं। ठीक है, ये अब इसका मतलब क्या है कि जो तत्व है उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक जो समूह में तत्व आते हैं उनके सभी रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म लगभग समान ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ग्रुप नंबर 1 को ले लूँ तो मैं याद करवाया था हे, ठीक है, ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ये है। तो इनके जो गुणधर्म है वो सभी के मैच करेंगे। जैसे इनका अगर तुम देखोगे तो ये जैसे H प्लस के रूप में पाया जाता है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और फिर Li भी ये दोनों रूप में वैसे पाया जाता है, H माइनस में भी पाया जाता है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल होता है। अब Li यानी लिथियम भी +1 आप कह सकते हो, सोडियम भी +1, क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। और ये सभी धातुएं हैं, इसको छोड़कर, ये अपवाद है। तो क्या धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। आप समझ रहे होंगे धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। और आपके अधातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं ऋणायन बनाते हैं। वैसे अधातु के परमाणु करते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जिन तत्वों को हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और ये धातु, तो ये धातुएं हो गई। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आवर्त सारणी मैंने आपको याद करवाया था। आगे अच्छे साबुन की विशेषताएं लिखिए। तो आप नंबर वाइज लिखिए अच्छे साबुन की निम्नलिखित विशेषताएं। अगर 4 नंबर 5 नंबर में पूछता है तो बड़ा सा लिख दीजिए। वैसे 2 नंबर का पूछ सकता है तो 2 नंबर में आप लिख लीजिए कि चटकना नहीं चाहिए। जैसे प्रयोग लाने के समय साबुन चटकना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रयोग के समय साबुन चटकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका दूसरा आ सकता है। दूसरा जो होगा उसको भी लिख लीजिए कि मतलब साबुन क्षार रहित होना चाहिए। ठीक है, क्या लिख दीजिए? साबुन क्षार रहित। क्षार रहित का मतलब उसमें क्षार ना हो। ठीक है, रहित होना चाहिए, एक प्रकार से उदासीन होना चाहिए ना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार क्या करता है भाई? जो क्षार होता है, अगर आप कपड़े धोगे तो कपड़े, और अगर आप शरीर को धोगे यानी नहाओगे तो शरीर को हानि पहुंचाता है। तो लिख दे सकते हो आराम से। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब आगे आप लिख सकते हो कि साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख सकते हो। या यहाँ पर लिख दीजिए, सिंपल है कि साबुन में कीटाणु रहित साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, कीटाणुनाशक होना चाहिए, कीटाणु नाशक होना चाहिए। बस सिंपल है।
जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो आप इनको लिख लेना क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण देकर समझाइए। अब इसका मतलब क्या है, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण दो पहले, ठीक है। मतलब योगात्मक अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर योग का मतलब संकलन अभिक्रिया बोल सकते हैं। संकलन अभिक्रिया को ही हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। संकलन का मतलब यही है, योग का मतलब है जुड़ना। जैसे 2 + 2 = कितने हो गए, 4, यानी 1 और 2 पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। बस इतना याद रखो, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। बस इस तरीके से आप याद कर लो, सिंपल है। उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण जैसे आप ले लोगे CH, क्या है वेरी सॉरी। तो यहाँ पर आप लिखोगे, हाँ सही लिख रहा था, CH2, ठीक है। और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। डबल बॉन्ड क्यों हुआ, क्योंकि ये एल्कीन है। आप मैंने बताया था आपको एल्कीन है। एल्कीन में क्या होता है, ईन लगता है। इसका नामकरण अगर पूछे तो मेथ और एथ, 2 कार्बन की चैन है तो मेथ एथ एथीन, ठीक है। अगर CH4 होता तो मेथेन हो जाता। CH3 होता यानी C2H6, तब हो जाता आपका मेथेन, में एथेन है ना, तो ये हो जाता। तो ये आपका क्या है, एथीन है। क्या है, एथीन है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ दें, सिंपल है, आप गेस करो यार क्या बन जाएगा। एकल पदार्थ ये बना लेगा C, ठीक है, 2 1 2 C2 2 2 4 2 6 H6 बना लेगा। सिंपल हो गया एकल पदार्थ। ये क्या होगा, मेथेन। ये क्या बनाता है, एथेन। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप फिर लिख देना कि भाई एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर 2 कार्बन समूह वाला समूह एथेन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना। आगे बढ़ते हैं। आगे अयस्क तथा खनिज को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आप खनिज को लिखिए। खनिज क्या है भाई, खनिज, ठीक है। तो खनिज हैं ऐसे मतलब यौगिक कह लीजिए या पदार्थ कह लीजिए जो भूपरपट्टी में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, भूपरपट्टी के अंदर पाए जाते हैं, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, बस, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है। अब देखिए इसको मैं परिभाषित कर देता हूँ कि भाई इनको बोला जाता है खनिज को मतलब है मिनरल्स, है ना, मिनरल्स यानी तत्व, एक प्रकार से मिनरल्स। यार मिनरल्स पाए जाते हैं ना हर जगह। मिनरल्स का मतलब सब्जी है, सब्जी में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स लेते हैं खा के, बहुत अंग्रेज बोलते हैं जो अंग्रेजी वही, ठीक है। तो आप देखिए प्रकृति मतलब हमारा नेचर हो गया। प्रकृति में, ठीक है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर या पद पर लिख दीजिए के अंदर, ठीक है। पृथ्वी के अंदर लिख दो, के अंदर, ठीक है, के अंदर धातुएं तथा और क्या पाया जाता है, उनके यौगिक, है ना। उनके यौगिक क्या है भाई, 2 धातुओं से मिलकर बनते हैं, अधातु धातु मिलाकर। उनके यौगिक, जैसे जल एक यौगिक है भाई, 2 तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, बस सिंपल है। 2 तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। आप जानते हो जैसे H2O बनता है, यहाँ पर बता दूं H2O बनता है, कैसे बनता है भाई, H2 + O2 मिलकर H2O बनाते हैं, यही तो बनाते हैं। अब इस पर मत जाइए, ठीक है, ये कि भाई यहाँ पर 2 क्यों है, वो आप जानते होंगे। तथा उसके यौगिक, ठीक है, जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं, इनको लिख लेना आप, ठीक है। पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, उनको खनिज कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जैसे अयस्क। अब अयस्क आप समझो क्या है, अयस्क। अयस्क इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ओर्स, ORE, बस ओर्स। अयस्क क्या है, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल, खनिज को कम व्यय पर यानी लाभकारी हो, जिसको निकालना लाभकारी हो, बस सिंपल। ऐसे खनिज जिनको निकालना लाभकारी होता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क का मतलब है खनिज जो हैं उनको सस्ते दामों पर निकालना। जैसे भाई ऐसा पता चला कि हम 2 रुपए का खनिज निकाल रहे हैं, उसमें 4 रुपए खुदाई में लग गए, तो क्या मतलब हुआ, तो हमें फायदा हो, उनको हम बोलते हैं अयस्क, सिंपल, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा, सिंपल इसी में बना लीजिए, ठीक है। खनिज क्या है, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में यानी कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे खनिज
कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए। यह धातु के अयस्क को खनिज कहते हैं। बस सिंपल यार, खनिज वही है जिसको कम व्यय पर आसानी से निकाला जा सके और वो लाभकारी हो। सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, यही है, यही है। ठीक है, तो यह है आपका। तो CaOCl2 को क्या बोलोगे आप, ये बताओ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम आप बताइए। ये है रासायनिक नाम ही तो है, अणुसूत्र है एक प्रकार से। ठीक है, अणुसूत्र, लेकिन हम रासायनिक नाम पूछा है तो आप लिखोगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है भाई? रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हो या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो आप लिख दो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, चलोराइड। ठीक है, चलोराइड भाई, चलोराइड ही तो है, CHLORIDE। ये क्या पढ़ोगे आप, चलोराइड या क्लोराइड? ठीक है, तो ये मजाक कर रहा था, इसको क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में CH लगता है ना, वैसे। अब इसका भाई ये अणुसूत्र हो गया, सिंपल। बस जैसे अगर आपसे बोले इसका नामकरण आप करके दिखाओ, MgOCl2, बताओ क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड या मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइड। सिंपल। इसी तरीके से ये है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। देखिए, कहे सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, दूसरे ग्रुप में पाए जाते हैं ये। तो ये आपका है। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा दिमाग पता नहीं कहाँ था। देखो, कैल्शियम जो है इसका भी Ca+2 के रूप में पाया जाता है, Mg भी +2 के रूप में पाया जाता है, आयरन भी +2 के रूप में भी पाया जाता है। दो इसकी वेरिएबल होती है, वो बात अलग है। Fe। ठीक है, +2 के रूप में। तो इनका सभी को आप बना सकते हो, जैसे FeOCl2 ये भी बन सकता है। Zn भी +2 के रूप में पाया जाता है, यानी दो संयोजकता इसकी होती है, तो इसको आप बना सकते हो भाई ZnOCl2। लेकिन ये तुम्हारे काम के नहीं है, बस इसको याद रखना बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबाएं, सब कुछ कर दें। इस वीडियो को लाइक किया हम रख देते हैं 200 कर दोगे तुम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर दो और जय हिंद।